स्टार्ट फिर से करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। कल हम जो बातें सीख चुके हैं उसको थोड़ा सा हम 1 मिनट में रिवीजन करना चाहते हैं। हम कल सीखे थे हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और हमने ये भी सीखा था कि किसी हीट को कैलोरी मीटर से किस तरह से मेजर किया जाता है। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिजिक्स में एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिनका नाम है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट यानी कि अवस्था का बदलना। अवस्था का बदलना का मतलब यहाँ पे ये हुआ, आप समझ सकते हैं कि कोई मटेरियल सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए या कोई लिक्विड से गैस में बदल जाए, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि कोई गैस से लिक्विड में बदल जाए और लिक्विड से सॉलिड में बदल जाए। तीसरी बात यह भी हो सकती है कि कोई सॉलिड है तो डायरेक्टली गैस में बदल जाए और कोई गैस है तो डायरेक्टली आपका सॉलिड में बदल जाए। यही सारी बातें को एक साथ हम लोग एक वर्ड में कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट और समझने का प्रयास करते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट किस प्रकार से होती है, इसका वर्क फंक्शन क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। अब जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, फिर भी हम थोड़ी सी इसको क्विक रिवीजन के तौर पे देखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने लिखा सॉलिड। सॉलिड के पास में क्या होती है? फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप। सॉलिड जो होती है उसके पास में आपका फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप होती है। इसका ये कारण होता है कि सॉलिड में आपका 2 फोर्स लग रहे होते हैं। पहला फोर्स इंटर एटॉमिक फोर्स, दूसरा फोर्स टेंजेंशियल फोर्स। चलिए समझते हैं क्या होती है। मान के चलिए हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर में जो मॉलिक्यूल्स होती है वो इस तरह से अरेंज होती है। इसको आप समझिएगा, इस तरह से अरेंज होती है। ये देखिए इस तरह से अरेंज होती है। तो इंटर एटॉमिक फोर्स की बात करें तो कोई एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को हम उठाएं तो ये मॉलिक्यूल्स को आपस में ये सब अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से उसकी सेंटर पे जो फोर्स पड़ती है वो हमारा फोर्स, नेट फोर्स 0 होता है। तो वो अपने ही पोजीशन पे क्या होती है? फिक्स्ड होती है। तो पहला कारण हुआ कि इसका जो फिक्स्ड शेप होने का कारण है हमारा इंटर एटॉमिक फोर्स। दूसरी फोर्स जो यहाँ पे ऊपर में आपका जो सरफेस है, ये देखिए ये सरफेस, इसमें आपका टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा। टेंजेंशियल फोर्स, इसकी वजह से वहां का मॉलिक्यूल्स इधर उधर वाइब्रेट नहीं करते हैं और फिक्स हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये हमारा एक डस्टर है, तो इस डस्टर में सॉलिड है तो इसमें हमारे 2 फोर्स काम कर रहे होंगे। जो इसकी मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर पे इंटर एटॉमिक फोर्स और इसकी जो ऊपरी सरफेस है उसमें टेंजेंशियल फोर्स। इसलिए भी आपको जैसा भी इसको करेंगे वहां का मॉलिक्यूल्स आपका बंधा हुआ रहेगा, वो कहीं पे नहीं हिलने डुलने वाली है। इसलिए सॉलिड की क्या होती है? फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप होती है। हम आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड में क्या होती है? फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। इसका यह मतलब हुआ कि लिक्विड पे केवल आपका इंटर एटॉमिक फोर्स काम कर रहे होंगे, अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में अट्रैक्शन कर रहे होंगे, लेकिन इसमें लिक्विड में आपका टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगता है। और टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगने की वजह से उसका कोई भी शेप हमारा नहीं होता। आप जिसमें उसको ढालना चाहें उसका शेप लिक्विड ले लेती है। तो यहां पर भी बात पकड़ में आती होगी। गैस में क्या होता है? गैस में ना तो आपका इंटर एटॉमिक फोर्स लगते हैं ना टेंजेंशियल फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि गैस का जो मॉलिक्यूल्स होती है वो क्या होती है? दूर दूर में होती है, और जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर में रहेंगे तो एक दूसरे मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्शन नहीं हो पाते हैं। इस वजह से गैस की ना तो फिक्स वॉल्यूम होती है ना फिक्स्ड शेप होती है।
तो ये वजह होती है फिजिक्स की भाषा में कि सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम क्यों होता है और फिक्स शेप क्यों होती है, लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप क्यों नहीं होती है, जबकि गैस में ना तो फिक्स शेप होती है ना फिक्स वॉल्यूम होती है। इसके पीछे का लॉजिक ये होती है, इंटर एटॉमिक फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो चलिए इसी टॉपिक में से हम लोग आगे और बढ़ाते हैं और समझते हैं वही इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्स या एटॉमिक फोर्स को। सॉलिड पे सबसे ज्यादा आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स लगती है, ये लिख दिया गया है लार्ज इन सॉलिड। कौन? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। सबसे ज्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स आपका सॉलिड में दिखाई देता है। उसी तरह से वीकर टेंजेंशियल फोर्स इन अपसेट इन लिक्विड, हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि जिस तरह से आपने लिक्विड को बताया थे हमने कि केवल इसमें क्या लगता है आपका इंटर एटॉमिक फोर्स लगता है, जबकि टेंजेंशियल फोर्स अपसेंट होती है, नहीं लगती है, इसलिए इसका हमारा फिक्स शेप नहीं होता है। मतलब कि लिक्विड पे आपका टेंजेंशियल जो फोर्स होती है वो कमजोर होती है या ना के बराबर होती है, इसलिए उसमें कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। तीसरा नंबर समझ लीजिए, देखिए फोर्स नेग्लिजिबल इन गैस। फोर्स नेग्लिजिबल इन गैस का क्या मतलब कि गैस में आपका ना तो टेंजेंशियल फोर्स होता है ना इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है, बोथ फोर्स आर एब्सेंट, बोथ फोर्स आर एब्सेंट, इसमें दोनों फोर्स एब्सेंट होती है, इसीलिए गैस का ना तो फिक्स वॉल्यूम होती है ना फिक्स शेप होती है, और इसी को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के नाम से जानते हैं। ये बात भी समझ में आ गया होगा। आप लोग ये सारी बातें पीछे पढ़ चुके हैं, तब भी हम इसको रिवीजन के तौर पे थोड़ी थोड़ी सी देखते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और आगे हम बढ़े तो बात हम लोग करेंगे मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। हमने यहाँ पे देखा सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब समझने की बारी है कि मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी किसमें सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे तो दिखाई देता है कि सॉलिड में सबसे कम हमारा पोटेंशियल एनर्जी होती है, लिक्विड में ज्यादा होता है और गैस में सबसे ज्यादा होता है। तो इसके पीछे का लॉजिक को समझिए कि मान के चलिए कोई चीज हमारा सॉलिड है, तो उस सॉलिड को हम लिक्विड बनाने के लिए उसमें क्या देंगे? हीट देंगे। हीट देंगे तभी वो मटेरियल हमारा सॉलिड में क्या हो जाएगा, सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें हमने एनर्जी दिया तभी वो सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में। मतलब क्या हुआ कि सॉलिड के पास में पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, जबकि लिक्विड के पास में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि उस सॉलिड को हमने लिक्विड बनाने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी दिया हीट के रूप में। और यही कहानी आगे बढ़ती है कि इसी लिक्विड को हम क्या करते हैं? गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमको और हीट देना होगा, तब हमारा ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या देखें, गैस के पास में सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, लिक्विड में इससे कम और सबसे कम आपका सॉलिड में पाया जाता है। तो ये भी थी इसकी लॉजिक, जो हम देते हैं वही उसका पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करता है। सॉलिड को हीट दिए, एनर्जी दिए, तो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो सीधी सी मतलब है कि सॉलिड से ज्यादा एनर्जी लिक्विड के पास में, क्योंकि हमने उसको दिया एनर्जी। लिक्विड से ज्यादा गैस के पास में पोटेंशियल एनर्जी, लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए हमने और हीट दिया तभी वो गैस में कन्वर्ट हो पाया। इस तरह से ये हमारा क्या होती है? सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आपकी गैस के पास, उससे कम लिक्विड के पास और सबसे कम आपका सॉलिड के पास होता है। याद रखेंगे आप ये पॉइंट। क्लियर? आगे हम फिर से बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट की, जो हमारा टॉपिक बना हुआ है उसको। तो यहाँ पे स्टेट की बात करें तो हमको पता है कि किसी भी सब्सटेंस की 3 स्टेट हो सकती है, वो होगा आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसको कहते क्या है हम उसको भी समझ लेते हैं। ये देखिए हमारे पास में क्या है? सॉलिड।
लिक्विड और गैस। यहाँ पे आपको एक नया वर्ड सुनाई के लिए दे सकता है, आप ये वर्ड को गौर करेंगे। पहले चलिए समझते हैं क्या चीज है इसके पीछे। जब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। याद रखेंगे, जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसको कहा जाता है मेल्टिंग, और जब लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट करते हैं इसको कहते हैं इवेपोरेशन। क्या कहा जाता है? इवेपोरेशन कहा जाता है। याद रखिएगा ये पॉइंट, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको मेल्टिंग कहा जाता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको इवेपोरेशन कहते हैं, यानी कि वाष्प का बनना। दूसरी, जब गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं इसको कहते हैं कंडेंसेशन। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है फ्रीजिंग। आगे और समझिएगा कि कुछ जगह पे आपका जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि नेप्थोलिन बोल, कपूर, अब देखे होंगे कपड़ा वगैरह में डालते हैं सुगंध बढ़ाने के लिए, पहनने में मजा लगे इसलिए। देखे होंगे जब उसमें आप कपूर को रख देते हैं कपड़े के अंदर पे तो किस फॉर्म पे होता है? सॉलिड में, लेकिन डायरेक्टली वो किस में चेंज हो जाता है? गैस में, वो लिक्विड नहीं बनती। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। ये देखिए सब्लिमेशन कहा जाता है। जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए उसको सब्लिमेशन कहा जाता है। लेकिन बात ये भी हो सकती है ना कि कोई ऐसा भी आपके पास में फेनोमेनन घटनाएं देखने के लिए मिल सकती है कि कोई चीज आपका डायरेक्टली गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। देखिए, अगर कोई हमारा गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए इसको कहते हैं डिपोजिशन। ये आपके लिए नया वर्ड है, याद रखेंगे। आपने देखा होगा जब जाड़े के दिनों में जहां पे बर्फ वगैरह गिरती है वहां पे हवाएं चलती हैं, और हवाएं चलती है और आप सुबह देखेंगे कि आपका खिड़की पे बर्फ जमा हुआ है। इसका क्या मतलब? वो हवा आपका डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। वो लिक्विड नहीं बनती। अगर लिक्विड बनती तो वो क्या होता? बह जाता ना, फ्लो कर जाता। लेकिन जब हवा बहती है, ज्यादा ठंड होता है, तो वही हवा डायरेक्टली आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये डायरेक्ट आपका जम्मू कश्मीर वगैरह जहाँ पे सर्दियां ज्यादा पड़ती है ठंडी के दिनों में वहां पे देखने को मिलता है, और इस प्रोसेस को हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। याद रखेंगे आप ये पॉइंट, आपके लिए नया वर्ड है ये डिपोजिशन। अब थोड़ी सी जानकारी हम ले लेंगे यहाँ पे कि जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन की अगर हम बात करें तो इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन में दो घटनाएं एक साथ घटती हैं। आप समझिएगा कि जब हम हीट देते हैं इवेपोरेशन करने के लिए कोई लिक्विड में, तो सबसे पहले क्या होता है? लिक्विड का हीट यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है, फिर वो गैस में बदलता है इवेपोरेशन पे। याद रखेंगे ये पॉइंट एक बार फिर से कि जब हम किसी लिक्विड पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे दो काम होती है। पहले उस लिक्विड का टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है, फिर वो आपका वेपर में चेंज होता है। मतलब दो काम होती है। ये इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं। ये मान के चलिए कि आपके पास में कोई कंटेनर है, इसमें आपने लिक्विड को भरा, ये लिक्विड है। इस लिक्विड का टेम्परेचर जो भी हो, रूम टेम्परेचर या किसी में हो, आपने इसको क्या दिया? हीट प्रोवाइड किया, इस तरह से हीट दिया। जब हीट दिए तो इसके अंदर पे क्या है? मॉलिक्यूल्स है। इस तरह से क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो ये जब हीट देंगे तो ये मॉलिक्यूल्स हीट होंगे, फिर इस मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे मॉलिक्यूल्स में, क्या करेंगे? हीट ट्रांसफर होने लगेंगे।
उसके बाद में आपका टोटली हीट क्या हो जाएगा, इस लिक्विड के अंदर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इक्वल, सभी जगह पे इक्वल टेम्परेचर, हीट इक्वल हो जाएगा। उसके बाद यहां का जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपर बनने के लिए क्या करेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे, और वाइब्रेट करने के बाद ये क्या करेंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इवेपोरेशन में आपकी एक साथ दो घटनाएं घटती हैं। जब हीट देते हैं तो मॉलिक्यूल्स हीट होती है और किसमें कन्वर्ट होती है, वेपर में कन्वर्ट होती है। लेकिन सवाल यहां पे फिर से खड़ी होती है कि ये दोनों जो घटनाएं घटती है वो एक साथ नहीं घटती। याद रखेंगे ये पॉइंट को, दोनों घटनाएं एक साथ नहीं घटती। इसका पीछे का लॉजिक समझिए। या हम हीट दें तो पहले टोटल वाटर आपका हीट होगा, या एक दूसरी टाइम पे केवल आपका वेपर बन सकता है। दोनों साथ एक साथ, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकती। और यहां पे क्या, अगर आप हीट को चेंज किए तो स्टेट चेंज नहीं होगा, या हीट को चेंज किए तो पूरा हीट चेंज होगा, या आपका स्टेट बदल सकता है, इवेपोरेशन हो सकता है, लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं हो सकती है। चलिए यहां पे आपको फिर से हम समझाते हैं। मान के चलिए कि आपने इस कंटेनर पे एक आइस को रख दिया, ये आपका आइस है। फिर से आप यहां पे क्या देने लगे, हीट प्रोवाइड करने लगे। जब आप हीट प्रोवाइड करने लगे तो क्या होगा यहां पे कि आप यहां से जितना भी हीट यहां से निकल रहा है तो ये हीट केवल आइस में लग रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो पानी बना आइस वो गर्म होने लगे, ये नहीं होगा। जब तक पूरी आइस आपका पिघल के लिक्विड ना हो जाए, आप कितनों भी यहां पे हीट दे दें, आपका जो पानी बना हुआ है वो गर्म नहीं होगा। तो हीट यहां पे क्या हो रहा है कि एक ही काम कर रहा है। पहले क्या काम कर रहा है, ये सॉलिड है उसको लिक्विड में लाएगा, लिक्विड में लाने के बाद फिर ये क्या करेगा, सबको हीट करेगा। एक बार फिर से समझाते हैं आपको कि जब आप हीट देते हैं, आपने यहाँ पे आइस को रखा, जब हीट दिए तो आइस आपका लिक्विड बनना शुरू हुआ। तो जब आप हीट यहाँ पे दे रहे हैं और जब ये लिक्विड बना, यहाँ पे ये लिक्विड बनते गया, तो ये लिक्विड कभी भी आपका हीट नहीं होगा जब तक कि ये पूरी आइस लिक्विड में कन्वर्ट न हो जाए। अगर यहाँ पे 1 ग्राम भी हीट आइस बचा हुआ है और यहाँ से आप हीट दे रहे हैं तो ये हीट पानी में नहीं लगेगा, ये डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, बचा हुआ हीट पे जाएगा, वो पानी को गर्म नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम बोले कि यहाँ पे आपकी दो काम एक साथ नहीं हो सकता, या तो ये पूरा को हीट करेगा या पूरा का स्टेट को बदलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिला, इसमें आपका ये देखने के लिए मिला कि पहले ये इसका स्टेट को बदल रहा है, उसके बाद जब ये स्टेट बदल जाएगा फिर यहाँ पे हीट टोटल को क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, डाउट है क्या? चलिए, तो ये रही आपका इवेपोरेशन की कुछ लॉजिक जो हमारी फिजिक्स की भाषा में समझते हैं हम लोग। क्लियर, आगे हम लोग फिर से कुछ टॉपिक को लेंगे जिसका नाम है हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए इसको फिर से हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं और आगे आपको समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए समझते हैं हम लोग हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ये जानकारी होगी कि जब हम किसी लिक्विड पे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को जब बढ़ाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट हमारा आता है कि आपका लिक्विड सीधे किस में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तब उस समय हम क्या देखते हैं कि टेम्परेचर आपका मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तब आपका लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा होगा। तब हम अगर उसका टेम्परेचर को मेजर करें तो उसका टेम्परेचर वहां पे नहीं बढ़ती है, केवल वो 100 डिग्री सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन आपका लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है।
तो हमने जो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज किया, जो हीट प्रोवाइड किया, वो कहां पे जाता है? वो जब वेपर बन रहे होंगे उसमें वो छुपी हुई ऊष्मा होती है जो उसमें कन्वर्ट हो जाती है, और उसी को हम लोग इंग्लिश की भाषा में लैटेंट हीट कहते हैं। और यही बात है यहाँ पे लिख दिया गया है, समझिएगा। द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, यानी कि जितना हीट की आवश्यकता होती है कब? किसी की अवस्था को बदलने के लिए, कि कोई लिक्विड है तो गैस में हो जाए या कोई सॉलिड है तो लिक्विड में हो जाए, फेज जिसको बोल सकते हैं, विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर। लेकिन वहां पे उसका टेम्परेचर नहीं बदलता। यहां पे हमने बता के रखा कि लिक्विड आपका गैस में क्या हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है, तब भी आपका टेम्परेचर वहां का क्या है, 100 डिग्री का 100 डिग्री सेल्सियस ही है। जबकि हम हीट बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो बढ़ा रहे हैं, वो हीट किधर गया? वही हीट वेपर में छुपा हुआ हीट एनर्जी के रूप में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लैटेंट हीट कहते हैं। आगे देखिए, दिस हीट इज नोन एज लैटेंट हीट। यहाँ पे जानकारी के लिए हमने 1 kg लिख दिया। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जब हम 1 kg लिक्विड में जितना हीट रिक्वायर्ड होती है उसको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, तो वहां पे जितनी भी हीट एनर्जी उस वेपर में छुपी हुई है उसको आप क्या बोल सकते हैं, लैटेंट हीट। मोटा मोटा समझे तो 1 kg लिक्विड पे, ये मान के चलिए, समझ में आ गया होगा। इसीलिए तो क्या कहते हैं इसको, गुप्त ऊष्मा कहते हैं हम लोग। वो ऊष्मा हमको दिखाई नहीं देता। आप थर्मामीटर लगा के वहां पे पानी को चेक करेंगे तब भी आपको 100 डिग्री सेल्सियस ही दिखाई देगा। गैस बन के वेपर उड़ रहा है वहां से पानी, तब भी आप वहां पे थर्मामीटर को डाल के देखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहे दिखाई देगा। तो हमने तो हीट को बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो बढ़ा हुआ हीट किधर गया? बढ़ा हुआ हीट किधर गया? तो वो हीट आपका जो वेपर बन रही है ना उसके अंदर पे छुप जाती है, जिसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं, और वही हीट को हम लोग लैटेंट हीट के नाम से जानते हैं। लैटेंट हीट के नाम से जानते हैं, यानी कि गुप्त ऊष्मा। इसीलिए यहां पे लिखा गया है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। इस केस में आपका टेम्परेचर यहां पे नहीं बदलता, 100 डिग्री का 100 डिग्री होता है, लेकिन स्टेट बदल जाती है। देखिए, चेंज द स्टेट, स्टेट आपका बदल जाता है। इस प्रकार का हीट को हम लोग लैटेंट हीट कहते हैं। और फिजिक्स की भाषा में इस लैटेंट हीट को L से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से। L फॉर लैटेंट हीट। मैथमेटिकल रिलेशन देखें तो Q इक्वल टू क्या हुआ, M इंटू L। Q आपका हीट है, यानी कि जो हमने हीट दिया वो हीट कितना लगा, हीट इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड या जो भी आप मटेरियल लिए हैं वो इंटू लैटेंट हीट, ये आपका हीट एब्जॉर्प्शन हुआ। अगर आपको लैटेंट हीट कैलकुलेट करना है तो यहां से L को बाहर निकाल दीजिए, तो L को बाहर निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, L इक्वल टू Q अपॉन M मिलेगा, यानी कि हीट बाय मास। जो आपने वहां पे लिक्विड लिया है तो उस लिक्विड का मास। जब हम थोड़ी सी से पीछे की बात कर रहे थे तब देखे थे स्पेसिफिक हीट में टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे तो हीट इक्वल टू क्या मिल रहा था, M S और डेल्टा T। S यहाँ पे क्या है आपका स्पेसिफिक हीट। ये रिलेशन देखने के लिए मिला था कब, जब केवल हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे तब। लेकिन इस केस में क्या हुआ, टेम्परेचर आपका नहीं बढ़ रहा। ये चीज आप याद रखेंगे, केवल इसमें क्या हो रहा है, स्टेट बदल रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बदल रही। लेकिन इसमें क्या था, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा था। ये दोनों रिलेशन आप याद रखेंगे, आगे हमको काम देगी। ठीक, चलिए आगे फिर से हम बात करें कि आप फ्रीजिंग पॉइंट या टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग या टेम्परेचर ऑफ फ्यूजिंग किसको बोल सकते हैं, किसको कहेंगे? क्या फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग या टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन किसको कहेंगे? इसका एक लाइन पे डेफिनेशन देखिए, व्हेन सॉलिड एंड लिक्विड कन्वर्ट टू ईच अदर। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपका लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। अगर टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग का क्या मतलब कि सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या कहेंगे हम लोग?
टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग कहेंगे। टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन किसको कहेंगे कि कोई सॉलिड या लिक्विड गैस में बदलना शुरू हो या कोई सॉलिड लिक्विड में बदलना शुरू हो, वो आपका टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन कहलाता है। ये बातें समझ में आती है आपको? क्लियर? आगे ध्यान से देखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट किसको कहेंगे हम? बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द टेम्परेचर व्हेन लिक्विड कन्वर्ट टू वेपर। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे हमारा लिक्विड गैस में बदलना शुरू होता है। बदलता नहीं है, बदलना शुरू होता है। वही पॉइंट, वो टेम्परेचर का पॉइंट आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। एंड वाइस वर्सा आप ये बोल सकते हैं। या और कुछ समझना चाहते हैं तो इसको समझ सकते हैं कि कोई सॉलिड लिए, तो सॉलिड को अब हम हीट देना शुरू किए तो वो पिघल के क्या होने लगे, वो बॉईल होना शुरू किए। तो वही वो पॉइंट, उस टेम्परेचर का वो पॉइंट भी आपका क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पे वाइस वर्सा लिख दिया। आप बेटर ढंग इससे समझ सकते हैं, लिक्विड कन्वर्ट टू वेपर। जब कोई लिक्विड हमारा किसमें कन्वर्ट होने के लिए शुरुआती स्टेज में पहुंचे, वेपर में कन्वर्ट होने के लिए शुरू हो, वो पॉइंट, वो टेम्परेचर आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है। क्लियर? आगे हम लोग फिर से बात करेंगे, क्या हमारे पास में जो हमने यहां पे बॉइलिंग पॉइंट देखा, क्या इस बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ता है? कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें तो उस बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हम प्रेशर को घटा दें तो क्या उस बॉइलिंग पॉइंट पे कोई डिफेक्ट पड़ेगा? चलिए हम लोग देखते हैं क्या डिफेक्ट पड़ती है बॉइलिंग पॉइंट पे जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। ठीक, चलिए समझते हैं कि हमने लास्ट टाइम बात किया था, क्या बॉइलिंग पॉइंट को प्रेशर इफेक्ट करती है? प्रेशर के बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ती है, प्रेशर के घटाने पर क्या प्रभाव पड़ती है, क्या कोई अदर इफेक्ट भी डालती है प्रेशर हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे? ये सारी बातें को एक एक करके समझते हैं। चलिए देखिएगा, इफ प्रेशर डिक्रीज, अगर हम प्रेशर को क्या करते हैं, घटा देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। अगर प्रेशर को आप घटा देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्या होता है, घट जाता है। प्रेशर के घटाने पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, घट जाएगा। ये बात याद रखिएगा। दूसरी चीज समझिए, इफ प्रेशर इंक्रीज, अगर प्रेशर को क्या करते हैं आप, इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम इसका लॉजिक को समझेंगे अभी, फिलहाल ये बातें आप समझ लीजिए। पहले प्रेशर अफेक्ट अदर प्रोसेस ऑल्सो, प्रेशर कोई दूसरा प्रोसेस में भी इफेक्ट डालती है। तो ये तीन चीज आपने सीखा, इसको हम अभी यहाँ पे डिटेल्स करेंगे कि आखिर में ये क्यों होता है। इसका फिजिक्स को समझने का कोशिश करेंगे कि जब आपने प्रेशर क्या किया, डिक्रीज किया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया। यानी कि वो 100 डिग्री पे बॉयल होने वाला था, लेकिन प्रेशर कम होने की वजह से वो 70 डिग्री पे ही क्या होने शुरू हो गया, बॉयल होना शुरू हो गया। दूसरी आप समझ सकते हैं कि आप प्रेशर को क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तो वो आपका 100 डिग्री पे बॉईल होने वाला था, अब उसको बॉईल होने के लिए हो सके 110 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगे। तो प्रेशर को इंक्रीज करने पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। दूसरी हम अदर इफेक्ट भी समझते हैं जो हमारा प्रेशर इफेक्ट डालती है बॉइलिंग पॉइंट पे। तो चलिए इसको समझते हैं, इसका फिजिक्स को। मान के चलिए कि आपने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, ये कंटेनर है, इस कंटेनर पे आपने वाटर को इसमें फिल कर दिया, ये पानी वाटर को फिल कर दिया। अब जब फिल किया तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखिएगा, ये मॉलिक्यूल्स हैं, हम समझने के लिए बता रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं। लेकिन ऊपर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स तीन और तो अट्रैक्शन करते हैं, लेकिन ऊपर में अट्रैक्शन नहीं करते हैं।
ये बातें हम सीख चुके हैं। क्लियर? अब क्या होगा कि जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से हीट प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से यहां पे हीट हम इसको देना शुरू करेंगे। जैसे ही हीट देंगे तो ये मॉलिक्यूल्स अपने स्थान पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। चलिए हम इस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपने स्थान पे इस तरह से वाइब्रेट करेंगे। एक बार अपना मेन पोजीशन से ऊपर और एक बार अपना मेन पोजीशन से नीचे, इस तरह से क्या करेंगे, वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। लेकिन क्या होती है कि जस्ट इसका ऊपर में आपका किसका मॉलिक्यूल्स है, एयर का मॉलिक्यूल्स है, एटमॉस है ना, यहाँ पे हवा है। तो ये हवा का जो मॉलिक्यूल्स है, जब ये क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, तो हम समझते हैं कि जैसे ही ऊपर जाता है तो ये मॉलिक्यूल्स को, ये नीचे का मॉलिक्यूल्स क्या करता है, खींचने का कोशिश करता है और खींचता भी है। दूसरी कहानी समझिए कि जब ये ऊपर जाता है तो ये मॉलिक्यूल्स, एयर का मॉलिक्यूल्स, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, नीचे की ओर फिर से धकेल देता है। तो यहाँ पे दो प्रकार की फोर्स लगी। कैसा फोर्स? जब ये ऊपर की ओर वाइब्रेट कर रहा है तब ये मॉलिक्यूल्स, वाटर का मॉलिक्यूल्स इसको नीचे खींचने का कोशिश करता है, और दूसरी चीज एयर का मॉलिक्यूल्स भी उसको नीचे ही धकेलने का कोशिश करता है। इसलिए ये इस अपना प्लेस को छोड़ के ऊपर नहीं जा पाता। क्लियर? ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को? अब क्या होगा, जब हम यहां पे प्रेशर को इंक्रीज कर दें। क्यों इंक्रीज कर दें? क्योंकि हमको ये कैलकुलेट करना है कि प्रेशर को इंक्रीज कराने पर इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। मान के चलिए कि यहाँ पे हम प्रेशर को इंक्रीज करा दें, तो प्रेशर को इंक्रीज करा दें इस डायरेक्शन पे, और हीट को भी हम क्या कर दें, यहाँ पे बढ़ाना होगा, तभी तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, हीट ज्यादा बढ़ने से क्या होगा, ये ज्यादा दूर तक वाइब्रेट करेंगे। क्या करेंगे? ज्यादा दूर तक वाइब्रेट करेंगे, और ज्यादा दूर तक वाइब्रेट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसको पार कर जाएंगे, और ज्यादा दूर तक जाने की वजह से फिर से ये मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर नहीं खींच पाएंगे। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे जब आप प्रेशर बढ़ा रहे थे तो क्या करना पड़ा आपको, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। टेम्परेचर जब आप बढ़ाए तभी ये मॉलिक्यूल्स क्या हुए, इस बैरियर को तोड़ के पार हो गए, ज्यादा अपने जगह पे वाइब्रेट करने लगे। ज्यादा वाइब्रेट करने लगे तो ये ऊपर गए, और इससे दूरी बढ़ने के कारण ये मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर नहीं खींच पाए, और इस बैरियर को क्या करता है, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स तोड़ के पार हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्रूव होती है कि प्रेशर को आपने बढ़ा दिया तो आपको यहाँ से हीट देना होगा, किसके लिए, बॉइलिंग पॉइंट को ज्यादा बढ़ाने के लिए, तभी ये मॉलिक्यूल्स ज्यादा लंबा लंबा वाइब्रेट करेंगे और इस बैरियर को तोड़ के पार हो जाएंगे। दूसरी कहानी समझिए, अगर यही कंटेनर पे, इसी वाटर मॉलिक्यूल्स पे, यहां पे अब बहुत सारा गैस के मॉलिक्यूल्स डाल दें। कहने का मतलब है कि जब आप ट्रेन में चढ़ रहे हो, अब ट्रेन में आपको क्या करना है, उतरना है ट्रेन से। गेट पे 10 आदमी खड़ा है, तो आपको किसी ना किसी तरह से उसको चिढ़ते हुए, उसका भीड़ को चिढ़ते हुए आपको उतरना ही है। तो ये कहानी बनी यहाँ पे। लेकिन अगर वही गेट पे 100 आदमी खड़ा हो जाए तो क्या आप उतर पाएंगे? उतर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हम 100 मतलब 10 थे, इसलिए आप किसी तरह से उतर गए। लेकिन वही गेट पे अगर 100 आदमी खड़ा हो तो आप कैसे उतरेंगे? नहीं उतर पाएंगे। तो उसको उतरने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी आप उतर पाएंगे, क्योंकि आपको उतरना ही है। तो इस केस में क्या कराना होगा कि आपको यहाँ जो हीट दे रहे हैं, ये हीट को और ज्यादा आपको बढ़ाना होगा, और हीट के बढ़ने से क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये बहुत दूर दूर तक क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। जितना हीट देंगे उतना ज्यादा वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और ज्यादा वाइब्रेट करेंगे यानी कि ज्यादा बल लगाएंगे, तभी तो आप 100 आदमी को वहां से उसका भीड़ को चीर के बाहर निकल पाएंगे। तो क्या समझे कि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जस्ट इसका उल्टा, आप यहाँ पे कोई भी आदमी को नहीं रखिए, गेट आपका खाली है, मान के चलिए
गेट आपका क्या है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे आपने हीट देना शुरू किया इस तरह से। जैसे ही यहाँ गेट खाली है, थोड़ा सा हीट देंगे तो ये मॉलिक्यूल्स आसानी से ऊपर उड़ जाएंगे। मतलब कि आपने यहाँ पे प्रेशर कम रखा तो आपको थोड़ा सा हीट दिया और ये क्या होने लगा, बॉयल होना शुरू हो गया। तो ये प्रूव करती है ये कि प्रेशर को डिक्रीज करने पर आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। प्रेशर को इंक्रीज कराने पर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाती है। ये कहानी समझिए, क्लियर? डाउट तो नहीं है किसी प्रकार की? आप इसको ट्रेन भी समझ सकते हैं। जैसे बॉम्बे वगैरह, दिल्ली वगैरह में बहुत ज्यादा लोकल ट्रेन में भीड़ होती है, अगर आप उतरना चाहते हैं तो आप बस खड़ा रहिए, आपको 100 आदमी धक्का लेके अपने से उतार देंगे, आपको बल लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये कहानी समझ सकते हैं। अगर अपने से उतरना चाहते हैं तो आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा क्राउडेड है, क्राउडेड है तो आपको ज्यादा बल लगाना होगा। और इसी को हम लोग इससे हम कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो इस मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा, ज्यादा वाइब्रेट कराना होगा। और ज्यादा वाइब्रेट कब होगा, जब यहाँ पे ज्यादा हम हीट देंगे, यानी कि प्रेशर की बढ़ने से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और प्रेशर के घटाने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब ये दोनों बातें याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कभी आपको एमसीक्यू ग्रुप में पूछता है, इसलिए ये क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे। चलिए एक छोटी सी और टॉपिक की हम बात करेंगे, ट्रिपल पॉइंट की। ट्रिपल पॉइंट किसको कहते हैं, कि वो पॉइंट, टेम्परेचर का वो पॉइंट जिसमें हमको तीनों स्टेट एक साथ दिखाई दे एक ही पॉइंट पर, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तीनों पॉइंट सेम टेम्परेचर सेम पॉइंट पे दिखाई दे, वो टेम्परेचर का पॉइंट आपका ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। मान के चलिए कि हमने क्या लिया, वाटर को एग्जांपल मान के चलते हैं। तो वाटर में आपको उसका वेपर भी दिखाई दे, उसका लिक्विड भी दिखाई दे और सॉलिड भी दिखाई दे, एक ही पॉइंट पे एक ही टेम्परेचर पे, और वही पॉइंट आपका क्या कहलाता है, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। समझिएगा, यहाँ पे इसका डेफिनेशन हमने लिख के रखा, क्योंकि वाटर हमने क्यों लिया, आप चाहे तो कोई भी मटेरियल ले सकते हैं, लेकिन वाटर को हमने इसलिए चूज किया, इससे हम लोग को समझने में आसानी होती है। समझिएगा, दैट पॉइंट 3 स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस appear same point and same temperature, also same time and also same temperature called triple point। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसको ग्राफ के तौर पे समझते हैं कि ये देखिए, ये डायरेक्शन आपका प्रेशर को दिखा रहा है और ये आपका टेम्परेचर को दिखा रहा है। अब ये बातें जानते हैं कि टेम्परेचर को घटाने पर प्रेशर क्या होती है, घटती है, और प्रेशर को बढ़ाने पर टेम्परेचर भी क्या होती है, बढ़ती है। ये बातें यहाँ पे हम सीख चुके हैं, बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर बोलिए। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को देखिए, यहाँ पे आपका टेम्परेचर है 374 केल्विन, मान के चलिए कि 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को घटा रहे हैं इस डायरेक्शन पे, तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक जैसे ही ये टेम्परेचर घटा तो एक ऐसा ये पॉइंट मिला, देखिए ये पॉइंट और यहाँ तक, इस पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये सैडेड एरिया, इसमें आपको केवल लिक्विड दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, लिक्विड दिखाई देंगे। लेकिन अब क्या हुआ, जब आप बहुत प्रेशर को यहां तक, टेम्परेचर को यहां घटाए और इस प्रेशर को आप यहां तक लेके आए, तब इससे जो बनने वाला भाग होगा, ये भाग आपको वेपर दिखाई देगा। यही पॉइंट पे, इस पॉइंट से आगे बढ़े तो लिक्विड, इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे गए यानी कि प्रेशर में नीचे गए तो ये आपको यही लिक्विड किसमें दिखाई देगा, प्रेशर में दिखाई देगा। और यही पॉइंट पे जब क्या हो जाएगा, और थोड़ा सा और प्रेशर को क्या कर दीजिए, कम कर दिए, थोड़ा सा कम कर दिए, तो ये भाग आपका क्या दिखाई देगा, वेपर ही बन जाएगा, और ये भाग आपका सॉलिड। ये देखिए, ये भाग आपका सॉलिड।
तो ये पॉइंट कितना होता है जब आप टेम्परेचर को कितना रखें 0.1 डिग्री सेल्सियस मान के चलिए, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस मान के चलिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस रख दें मतलब 0.1 के बराबर, और प्रेशर कितना रख दीजिएगा 0.06 एटीएम प्रेशर। तो आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे आपको तीनों चीज एक साथ दिखाई देगा, गैस भी दिखाई देगा यानी कि वेपर भी दिखाई देगा, लिक्विड भी दिखाई देगा और सॉलिड भी दिखाई देगा। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम लोग कहां तक लेके गए थे टेम्परेचर को -220 तक लेके गए थे। 220 तक भी लेके गए तब भी हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया आपका 0 के बाद में टेम्परेचर को हम कितनों भी क्या कर दे घटा दिए। जब आपका प्रेशर 0 हो जाए तो वो हमारा सॉलिड का सॉलिड ही रहेगा, सॉलिड के बाद में और वो किसी भी चीज में कन्वर्ट नहीं होगा। दूसरी और कहानी समझिएगा यहाँ पे थोड़ी सी, अगर हम टेम्परेचर को -220 लेके गए, ठीक -220 लेके गए और थोड़ा सा हम किसको बढ़ा दें, प्रेशर को बढ़ा दें, थोड़ा सा भी प्रेशर को बढ़ा दें, तब भी हमको ये क्या दिखाई दिया आपको सॉलिड। ध्यान से देखिएगा सॉलिड ही है दोनों केस में। लेकिन टेम्परेचर आपका मान के चलिए -220 है और थोड़ा सा प्रेशर को आप बढ़ा दें, इसमें इतना डिग्री में भी आप थोड़ा सा प्रेशर को बढ़ा दें तो आपको यही सॉलिड किसमें दिखाई देगा, लिक्विड फॉर्म पे भी दिखाई देगा और कुछ केस में आपको वेपर में भी दिखाई देगा। आपने गौर किया होगा कि बर्फ को जब आप सामने रख रहे होंगे तो गौर कीजिएगा वहां से आपका वेपर भी बन रहा होगा, कुछ उसका उसमें पानी भी निकल रही होती है और वो बर्फ जो सॉलिड ही सॉलिड है। तो वो पॉइंट आपका ट्रिपल पॉइंट कहलाती है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रिपल पॉइंट किसको कहते हैं। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी कि मटेरियल का तीनों स्टेट एक ही पॉइंट पे, सेम टेम्परेचर पे, सेम पॉइंट पे, सेम टाइम पे दिखाई देता है, और वो पॉइंट आपका ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। यानी कि आप इसको बोल सकते हैं ट्रिपल पॉइंट। ये आपका ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट। ये लीजिए जो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर और आपका प्रेशर 0.006 यानी कि 0 भी मान के चलिए, इस प्रेशर पे ये तीनों चीज आपको दिखाई देता है। अगर इस कंडीशन बनी तो यहाँ पे आपको तीनों चीज दिखाई देगा, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। और इसी पॉइंट को हम लोग ट्रिपल पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम आज फिजिक्स का ये क्लास को यहीं पे क्या करते हैं समाप्त करेंगे, और ये भी हम आशा करेंगे आप लोग से कि जितना भी आज हमने यहाँ पे देखा वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, अगर आपके तरफ से कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी आप हमको दे सकते हैं, ठीक। और एक चीज फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बेटर ढंग से समझने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में हर सब्जेक्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री क्लास 11-12 का प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां पे जाके आप सीक्वेंस में वीडियो को देखेंगे तो आप 100% श्योर कि सारी चीज आपकी कंफ्यूजन दूर होते चल जाएगी। तो चलिए आज के लिए हम यहीं तक फिजिक्स को रखते हैं, फिर कल एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके लिए 100% समझने लायक हो।